So good morning student. Today we study about immunity, that is in unit 4. We started it today onwards. So हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जैसे इनेट और एक्वायर्ड के बारे में, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स के बारे में, इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस मतलब जिसमें हम वैक्सीन, सीरा ये सब पढ़ते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी पढ़ेंगे. उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड यूजेस ऑफ serological test, and this is the important unit for the एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इम्यूनिटी. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं. जैसे एक्टिव इम्यूनिटी, स्पेसिफिक resistance to the disease acquired by individual as their own reaction. एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि एक्वायर्ड रहती है. देन एलर्जी में क्या आता है? अ टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मार्क्ड बाय एक्सैजरेट physiological response to a substance in sensitive individual. एलर्जी में क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है जिसमें हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखते हैं, जैसे ब्लिस्टर्स आ जाना, दाने पड़ जाना, है ना, स्किन पे, वो शो होता है उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस में. फिर आता है एनाफाइलेक्टोटॉक्सिन, अ कंप्लीट ड्राइव्ड peptide C5a that cause to release histamine from the mast cell. Mast cell से histamine release करने के लिए ये क्या करता है? पेप्टाइड C5a, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाफाइलोटॉक्सिन. ठीक है, फिर एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? ये एक हाइपर सेंसिटिविटी फॉलोइंग बाय द पैरेंटल इंजेक्शन टू द एंटीजन. यहाँ पे क्या है? प्रीनेटल इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन. ये क्या होता है? किसी एंटीजन को रिएक्ट करने के लिए हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे हम यहाँ पे स्किन पे हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट चेक करते हैं ना कि किस चीज़ से एलर्जी तो नहीं, किसी चीज़ से है, तो वो एनाफाइलेक्सिस में सबसे यही इंजेक्ट करके देखा जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं हो रही, एलर्जी कॉज तो नहीं हो रही. ठीक है, नेक्स्ट इज एंटीबॉडी. एंटीबॉडी क्या है? एक सीरम प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस एनिमल से उसी एनिमल से होती है, उसी के एंटीजन से मिलके बनती है. मतलब एंटीबॉडी इन द सेंस जैसे टिटनस है तो टिटनस टॉक्साइड एक डिजीज है, ठीक है, उसी का ही हम ले लेते हैं सोर्स और उसी को इंजेक्ट करते हैं. टीटी का इंजेक्शन जो लगता है, टिटनस टॉक्साइड का जो इंजेक्शन वापस तुमको लगता है, वो इसी वजह से लगता है कि अगर वो कभी कॉज हो जाए तो वो हमारी बॉडी में रिएक्ट ना कर पाए. ठीक है, ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेस खुद ही के इम्यून सिस्टम से डेवलप हो जाती है, खुद ही की बॉडी में, अपने ही बॉडी में अपने आप से ही डेवलप हो जाती है हमारी इम्यून सिस्टम से. ठीक है, तो वो खुद ही कॉज करने लगती है, अपने आप को ही मारने लगती है बॉडी. मतलब किसी बाहर से नहीं हुआ है, खुद ही के इम्यून सिस्टम से हुआ है. Hormonal immunity arising from the specific antibody that circulate in the blood stream response to the introduction of an antigen. हार्मोनल इम्यूनिटी क्या होती है? ये सर्कुलेट होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में और फिर ये जाके किससे मिलती है? एंटीजन से जाके मिल जाती है, उसको हम हार्मोनल इम्यूनिटी कहते हैं. Hypersensitivity and immune response that damage the body own tissue. Hypersensitivity वो होता है जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है जिसमें बॉडी खुद की ही टिश्यू को क्या करती है? मारने लगती है. ठीक है, तो सीधा हम आते हैं यहाँ पे इम्यूनिटी टाइप्स एंड मैकेनिज्म. सो व्हाट इज इम्यूनिटी? Immunity is defined as the resistance offered by an host to toxic molecules, microorganism and foreign cell. इम्यूनिटी क्या है? एक रेजिस्टेंस बनाती है हमारी बॉडी में. ठीक है, किसके? मतलब हाँ, होस्ट कौन है? हम. हमारे अंदर जो ऐसे टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सेल्स को मारने में
हेल्प हो, उनके अगेंस्ट में ऐसा रेजिस्टेंस बनाती है, ठीक है, कि उनके एम्पायर में कोई और घुस ना सके, ठीक है। तो इम्यूनिटी कैसी होती है, दो टाइप की होती है, एक होता है इनेट और दूसरा होता है एक्वायर्ड। अब देखो इस चार्ट पे ध्यान दो। इम्यूनिटी दो तरह की है, एक है इनेट मतलब नेचुरल, जो हम मम्मी के पेट से लेके आते हैं, मतलब हम पैदा होते ही लाते हैं, और एक होता है एक्वायर्ड जो हम इंजेक्ट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। पैदा होने के बाद कई तरह के इंजेक्शन लगते हैं, वो हमको एक्वायर्ड में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। इनेट के अंदर क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, राइट। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक है वो अलग है, वो किसके अंदर है, इनेट में। और एक्वायर्ड में देखो एक्टिव और पैसिव है। एक्वायर्ड में क्या है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल है, और पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल है। अब हम इसको इन डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। इट इज ऑल्सो नोन एज नेटिव इम्यूनिटी and is a basic immunity which may be genetically passed on from one generation to another generation. ये क्या है, innate immunity क्या है, ये एक नेटिव इम्यूनिटी है जो कि जेनेटिकली पास होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, नेटिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक इम्यूनिटी क्या है, विच मे बी जेनेटिकली पास्ड from one generation to another generation prior contact with microorganism on their products is not essential in this immunity. It may be specific or non-specific. ये क्या है, या तो ये स्पेसिफिक होगी या तो ये नॉन स्पेसिफिक होगी। ये फर्दर डिवाइडेड है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, सॉरी स्पीशीज इम्यूनिटी और रेशियल इम्यूनिटी, ठीक है, और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब स्पीशीज इम्यूनिटी में देखो, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज एग्जिबिट यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ द ससेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि देखो अदिति मतलब एक कोई भी एक लड़की है, उसी के कजन से उसकी शादी हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या है, स्पीसीज इम्यूनिटी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो सेम स्पीसीज के थे। सेम स्पीसीज मतलब सेम जगह के थे, है ना। तो उसमें कई सारी चीजें भी देखने को मिलती है, मतलब अगर इम्यूनिटी भी है तो उसमें बहुत सारे क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर रेशियल इम्यूनिटी में देखा जाए तो विद इन वन स्पीशीज डिफरेंट रेशेस शो डिफरेंस इन रेजिस्टेंस ससेप्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये देखो स्पीशीज इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म पैटर्न बना रही है, ठीक है, क्योंकि एक जैसे ही है, दोनों की इम्यूनिटी एक जैसे, क्योंकि उनका खानदान एक है ना, वो अलग जगह पे उन्होंने शादी नहीं करी, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो उनसे क्या हुआ, ये इम्यूनिटी जनरेट हुई, फिर उससे फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके गई, वो यूनिफॉर्म पैटर्न बना रही। रेशियल इम्यूनिटी में आ जाएगा रेसेस, अलग अलग रेसेस की, अलग अलग रेसेस, जैसे कोई किसी कॉन्टिनेंट का है, कोई किसी कॉन्टिनेंट का है, कोई किसी कॉन्टिनेंट का है, ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट रेशेस शोज डिफरेंस रेजिस्टेंस ससेप्टेबिलिटी। अब जैसे कि तुम में से किसी की शादी हुई सपोज अमेरिकन से या फिर अफ्रीकन से, ठीक है। अब उनकी इम्यूनिटी पावर अलग होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी यहाँ की है, तुम्हारा इन्वायरमेंट अलग है, तुम्हारा क्लाइमेट अलग है, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा खाना पीना अलग है, तो उससे जो इम्यूनिटी जनरेट हुई है और उसके वहाँ की इम्यूनिटी जो जनरेट हुई है, वो दोनों अलग अलग है। अब वो जो इम्यूनिटी है वो उसकी पावरफुल होगी या तो तुम्हारी पावरफुल होगी, तो रेजिस्टेंस पावर यहाँ पे ज्यादा बनता है, ठीक है, किसी भी पैथोजन से लड़ने का। तो जो बच्चा आएगा उसमें इम्यूनिटी दोनों की कंबाइन होगी और वो बहुत पावरफुल होगी, ठीक है।
तो ये रेशियल इम्यूनिटी में आएगा। समझ में आया? अब इंडिविजुअल इम्यूनिटी में देखो, डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज एंड रेशेस सो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। देखो अब किसी भी इंडिविजुअल इम्यूनिटी में देखे, अब यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे दो अलग कैटेगरी के लोग, जिसमें स्पीसीज भी आ गई और रेशियल भी आ गई, दोनों ही आ गए। स्पीसीज में क्या होता है, सेम, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मोमेडियंस में क्या होता है बच्चों, सेम, जैसे वो अपने कजन से शादी करते हैं, वो बाहर किसी से शादी नहीं करते, है ना। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि दोनों की इम्यूनिटी सेम है, क्योंकि दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर है और एक फादर, ठीक है। मदर फादर के दो बच्चे हुए, एक हुआ लड़का और एक हुई लड़की, दोनों सेम इससे आए, है ना। उनके पास भी जो डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह सब सेम ही फादर का है, सेम ही मदर का है। अब वो दोनों का एक अलग परिवार बना, ठीक है। भाई और बहन, भाई बहन के जो बच्चे हुए वो दोनों भाई बहन हुए, ठीक है। मतलब दोनों बच्चे हुए जो हुए उनके, वो भी भाई बहन हुए। अब उनकी शादी करा दी गई एक दूसरे से, तो डिजीज आने के चांसेस है कि नहीं, घर की घर में है कि नहीं है, ज्यादा चांसेस है, मोर प्रोमिनेंट है, सेम स्पीसीज की है, रेजिस्टेंस पावर होगा नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्पीसीज का है ना। सिमिलरली अगर रेशियल से कराते हैं, रेशियल से जैसे कि तुम, जैसे दो मतलब एक फैमिली है, जैसे मदर और फादर है, उनके दो बच्चे हुए, ठीक है। दो बच्चे हुए, दोनों के फिर बच्चे हुए, मतलब दोनों की शादी कहीं और कराई, दोनों के फिर बच्चे हुए, ठीक है। अब उनके बच्चे की शादी एक की फॉर एग्जांपल अमेरिका में करा दी, एक की अफ्रीका में करा दी, कॉन्टिनेंट का नहीं, जैसे अलग, जैसे एक की गुजरात में करा दी, एक की किसी और स्पीशीज से, मतलब महाराष्ट्र में करा दी या कहीं और करा दी, या मतलब एक ही उसके नहीं होना चाहिए, एक ही समाज के नहीं होना, मतलब समाज इन द सेंस कि एक ही फैमिली के नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो हेड है, उसका जो सुपीरियर है, वो तो उसके तो डीएनए सब में चल रहा है ना, उसका तो मतलब बोलते हैं ना खून सब में दौड़ रहा है कि नहीं। तो इससे डिजीज होने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, जो हमारी जनरेशनल डिजीज होती है वो उसमें होंगे कि नहीं होंगे, है, जैसे एनीमिया, थैलेसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, थायराइड और अपना डायबिटीज, है ना, ये सारे तो जनरेशनल है, तो ये आते ही है, तो भाई उनमें भी आएंगे, आने के चांसेस है। लेकिन अगर वो अलग जगह कराते तो अलग, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो शायद वो रेजिस्ट कर जाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए, पर यहाँ पे इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, डिफरेंट, यहाँ पे क्या है, वो अपना खुद का एक इंडिविजुअल का जो इन्फेक्शन से लड़ने की रेजिस्टेंस पावर कितनी है वो यहाँ पर देखी जा रही है, तो उसको इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? प्रतिरोधक क्षमता, किससे? लड़ाई करने की, डिजीज से, किसी भी डिजीज से हमारे अंदर वो रहती है। वो कैसे बनती है, कैसे डेवलप होती है? हमारे खाने पीने, हमारे रहने से। अगर जो बच्चा खाना कम खाता है उसकी इम्यूनिटी पावर कैसी होगी? वो ज्यादा बीमार पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा खान पान अच्छा है, हमारा एक्टिविटी अच्छी है, तो हम क्या क्या होगा, हमारे से इम्यूनिटी हमारी एक्टिव रहेगी, हम लड़ सकेंगे किसी भी डिजीज से और हम हील कर जाएंगे। कुछ लोग देखा है बहुत लंबे समय तक बीमार होते तो बीमार ही होते रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर स्लो है, डिक्रीज है, कमजोर है ना, इस वजह से। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। देखो, एन एपिथेलियल सरफेस, मैकेनिकल बैरियर और सरफेस सिक्रीशन क्या है? सबसे पहला है स्किन। The intact skin provide a mechanical barrier are also provide bacterial secretion जैसे sebaceous glands secreted sebum which contain both saturated and unsaturated fatty acid that kill many bacteria and fungi. The dry skin with high salt concentration is also lethal to many bacteria and fungi. देखो, सबसे पहले innate immunity in the sense कि जो हम
पहले से हमारे पैदा होने से ही लेकर आए हैं, नेचुरली जो हमारे अंदर है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही है, सबसे पहले स्किन पे कैसे करती है, यहाँ पे स्किन पे कैसे करती है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको भी कई मतलब एकदम से एनवायरनमेंट में आता है तो कई सारे बैक्टीरिया तो घूमते ही है ना, किन किन लोगों से बचाएंगे, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या ऐसे फंगई वगैरह से बचाने के लिए ये हमारे स्किन पे क्या सिक्रेट करती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि क्या किल करते हैं, बैक्टीरिया को और फंजाई को, ठीक है। ये हमारे सबशियस ग्लैंड से सीबम सिक्रीट करती है, ऐसे सीबम जो स्पोर्स के ऊपर मतलब स्पोर्स रहता है ना, स्पोर को कवर होने नहीं देते, ऐसे सीबम सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया घुसे ना पाए। और जैसे यहाँ पे स्कैल्प पे देखा, जिसको ज्यादा डैंड्रफ पड़ता है उसको सीबम सिक्रेट होता है, उसके अंदर ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, वो बहुत डैंड्रफ कॉज करते हैं, ठीक है। ऐसा वो पूरी ड्राई स्कैल्प यहाँ पे भी होता है, ठीक है, एक्जिला में भी होगा, यहाँ आईब्रोज में भी होगा, आई लैशेज में भी होगा, उनको इस तरीके से कई लोगों को होता है ऐसा, ठीक है। तो ये स्किन पे एक लीथल इफेक्ट शो करती है, मैकेनिज्म शो करती है एज एन सिक्रीटेड ऑफ फैटी एसिड्स, सिक्रेशन किसका करती है, फैटी एसिड्स का। फिर आता है कॉन्जुगेटिव, इसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट अ लैक्रिमल सिक्रेशन ऑफ टीयर एंड बैक्टीरियल और वायरसिडल, द डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया आर वॉश्ड अवे बाय टीयर्स। देखो हमारी आंख में क्या होता है, ऐसे ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है वहां से टीयर निकलता है, जैसे हमारी आंख में कुछ गया तो हमारी आंखें जल्दी से बंद होकर पानी सिक्रीट करने लगती ना, क्यों, जिससे कि वो वॉश हो जाए, वाटर लाइन जो है हमारी ये ऐसे वॉश हो जाए, मतलब वो बाहर निकल जाता है, समझ में आया। ये जो टीयर्स है ये क्या करते हैं, ये अपने आप निकलते हैं, वॉश होने लगते हैं, ठीक है, निकलने लगते हैं, समझ में आया, जिससे कि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाए। ऐसी तरह हमारे नोज में अगर हम ज्यादा धूल वाली डस्ट वाली जगह में जाते हैं तो हमारे नोज में ऐसा लगता है ना भारी भारी सा, फिर हम नाक जब बाहर करते हैं, जो म्यूकस है वो बाहर सिक्रीट करते हैं, तब म्यूकस बाहर सिक्रीट करते हैं तब क्या होता है, देखते हैं कि पूरी गंदगी निकलती है, समझ में आया, नहीं निकालेंगे तो खकार के जो स्प्यूटम है उसके थ्रू वो बाहर आ जाता है, राइट। ऐसे नोज देखो, नोज, नेजोफेरेंक्स और रेस्पिरेटरी में भी ऐसे ही होता है, समझ में आया। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोसेस है जो बाहर करने की, जिससे कोई बैक्टीरिया या पैरासाइट या कुछ भी ऐसा अंदर ना जाए, समझ में आया। नेक्स्ट इज माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें सलाइवा सिक्रीशन, सिलिवरी ग्लैंड जो बैक्टीरियल एक्शन को रिड्यूस करती है, जिसमें हाई एसिडिटी होती है, जैसे स्टमक में हाई एसिडिटी होती है, क्यों, वो HCl जो है वो हाई एसिडिक होता है, क्यों, जितने भी बैक्टीरिया हो वही मर जाएंगे, है ना, वही मर जाएंगे, और बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है, किससे, ऐसे बैक्टीरियल मतलब ऐसे बैक्टीरिया से और फंजाई से जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं, तो वो ऐसे कुछ बैक्टीरिया रोक कर रखती है हमारे ल्यूमेन में, जिससे कि, और ऐसे एंजाइम रोक कर रखती है जिससे कि हमारी बॉडी को कुछ हार्म ना हो सके, राइट। नेक्स्ट इज जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में जैसे मैंने तुमको बताया कि एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं, जिसमें विजाइना सिक्रीट करती है हाई एसिडिक ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोगेन, लैक्टोबैसिलस, एक नॉर्मल फ्लोरा होता है लैक्टोबैसिलस का, वो ऐसे रिलीज करती है विजाइना ताकि वहां पे कोई भी बैक्टीरिया ना हो सके, ठीक है। विच इज द बैक्टीरिया टूवर्ड्स द मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तुमने देखा है, तुमको एक बात बताती हूँ, तुमने देखा है फीमेल्स की, मोस्ट ऑफ फीमेल्स के अंडरवेयर में ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, बिकॉज हमारी विजाइना से सिक्रीशंस होते हैं और वो इतनी एसिडिक होती है कि वो उस कपड़े को जला देती है, देखा है कभी, ये नॉर्मल बात है, डोंट फील शेम, ये नॉर्मल बात है, तुम मेडिकल पढ़ रहे हो, तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो फीमेल्स की विजाइना बहुत एसिडिक होती है, ठीक है, जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे, तुमने देखा है तुम्हारे अंडरवेयर का जो विजाइनल पार्ट है
जहाँ पे तुम्हारी वेजाइना आके प्लेस होती है, वहां पर वो जो जगह है वो जगह बहुत कमजोर हो जाती है, कमजोर से हो जाती है, तो ऐसे जल जाता है ना, तो कैसे काला काला दाग बन जाता है। तो हर किसी ने देखा होगा, हर किसी के साथ। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारी वेजाइनास खुद को क्लीन करती है, तो जो वो सिक्रीशंस करती है दैट इज एसिडिक, ठीक है। तो वहां पे कोई बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाता है, समझ में आया। और इसीलिए वो कपड़ा जल जाता है, इसीलिए वो कपड़े का कलर चेंज हो जाता है सिर्फ उसी जगह, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट इज टिश्यू फैक्टर और टिश्यू डिफेंस। टिश्यू फैक्टर और टिश्यू डिफेंस क्या होता है? If the mechanical barrier of the body are crossed by inactive agent, a number of factors in a normal tissue and body fluids play their role in providing the defense. Tissue factor may be divided into cellular factor, humoral factor. तो यहाँ पे टिश्यू फैक्टर्स क्या है या टिश्यू डिफेंड क्या है? टिश्यू डिफेंड मतलब हमारी जो बॉडी के जो टिश्यूज है जिससे मिलके ऑर्गन्स बने हैं, ठीक है। टिश्यू से मिलके क्या बना है? ऑर्गन बने हैं। तो ये ऑर्गन जो है उनको हार्म ना करे, तो टिश्यू मतलब वो हार्म कैसे होगा? जब उनके ऑर्गन के टिश्यू डिफेक्ट होंगे, है ना, उनमें कुछ इफेक्ट होने लगेगा। तो वो एक ऐसे बैरियर बना के रखते हैं जिसमें कि जैसे कि बॉडीली फ्लूइड्स, म्यूकस और सिक्रीशंस, ये जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं? बैरियर बना के रखते हैं। किसका? मतलब एक रेजिस्टेंस शो करते हैं किसके अगेंस्ट? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस के अगेंस्ट। समझ में आया? जिसमें ये दो तरह से डिवाइडेड है, एक सेलुलर फैक्टर और एक ह्यूमरल फैक्टर। सेलुलर फैक्टर जो है जिसमें इंक्लूडिंग फैगोसाइट्स और इन्फ्लेमेशन, फीवर, ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। सेलुलर फैक्टर में फैगोसाइटोसिस ये हमारी ऐसी इम्यूनिटी, मतलब ये लड़ने का काम करती है। फैगोसाइटोसिस ये क्या करती है? एंटीजन एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडीज का एक पार्ट है फैगोसाइटोसिस, ये क्या करती है? लड़ाई करती है किससे? बैक्टीरियल सेल्स से। समझ में आया? तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन, मतलब हमको पता चलता है हमारी बॉडी में कि ये चेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लामेशन और फीवर भी देखने को मिलता है। ह्यूमरल फैक्टर में जैसे लाइसोसोम, प्रोपिडिन, कंप्लीट बैक्टीरियडिन, बीटा लाइसिन और बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स, ये हमारी बॉडी के अंदर ये सारी जो चीजें हैं ये सिक्रीट होती है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर ही होती है और ये बॉडी के अंदर ही काम करती है, टिश्यूज के अंदर। टिश्यू किससे बनता है? सेल से। तो सेल के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है? मरी हुई सेल को खा जाना, सेल में जितनी गंदगी है वो खा लेना। समझ में आया? तो ये भी एक इम्यूनिटी का ही काम किया ना भाई। उससे अगर हम जो मरा हुआ चीज है, जो मर गई, उसको ज्यादा टाइम रखेंगे तो वो सड़ जाएगा और खराब हो सकता है, इसीलिए। समझ में आया? सो नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर। सो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम कल देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो विल start acquired immunity. Thank you, class.